हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए, मैं अमित पोपली आज से आप सबके साथ एक नए सफ़र को शुरू करने जा रहा हूं। दोस्तों, ये सफ़र हमारा 44 क्लासेस तक चलेगा और जैसे मैंने इस बैच का नाम दिया है टारगेट 60+, तो मैं कह सकता हूं कि सारा एम्फेसाइज जो रहेगा, सारा जोर जो रहेगा वो इस बात पर रहेगा कि किसी भी तरीके से हमें इस लेवल की तैयारी करनी है इन 44 क्लासेस में कि हम अपने 60+ के टारगेट को आसानी से अचीव कर सकें। दोस्तों, इसके लिए आपके पास बुक्स पहुंचा दी गई हैं और इस वीडियो के थ्रू आज हम अपनी क्लासेस को शुरू करने जा रहे हैं। हमें जितना भी नोटिंग करना है वो आप देखेंगे, अगर आप अपनी बुक्स को ओपन करके देखेंगे तो इट इज़ मोर लाइक अ वर्कबुक। ये कलरफुल वर्कबुक है मल्टी कलर्स के अंदर, और कोई भी अगर नोटिंग वगैरह करनी होगी तो उसके लिए आपको सेपरेट कॉपीज़ वगैरह की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जो भी नोटबुक, जो भी राइटिंग करनी है वो आपकी बुक्स के अंदर ही आपको राइटिंग करनी है। इनके अलावा डिफरेंट चार्ट्स वगैरह जिन्हें हम समझाते चलेंगे वो बुक्स के अंदर दिए गए हैं। तो दोस्तों, मैं इन 44 क्लासेस में हमने कहा हम 100% सिलेबस को कवर करने वाले हैं। और आज जो मैं चैप्टर आपके साथ शुरू करने जा रहा हूं, डेट इज कॉल्ड चैप्टर नंबर 1, वो है डायरेक्टर्स का। मैं जब डायरेक्टर्स के चैप्टर की बात करता हूं ना, एक्चुअल में तो डायरेक्टर्स का चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा वास्ट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर तो है ही पेपर के लिए, बहुत बड़ा वास्ट चैप्टर भी है, और मैं कहूंगा कि ये शायद सबसे ज्यादा टेक्निकल चैप्टर भी है। जब मैं डायरेक्टर्स चैप्टर की बात करता हूं तो डायरेक्टर्स चैप्टर के अंदर मेरे पास बेसिकली 3 तरीके के चैप्टर्स आते हैं। 3 तरीके के, मतलब द होल चैप्टर ऑफ डायरेक्टर कैन बी कैटेगराइज्ड इन फ्रॉम सेक्शन 149 टू सेक्शन 205। सेक्शन 149 से लेकर सेक्शन 205 तक मैं इसे डिफाइन कर सकता हूं, और सेक्शन 149 से लेकर 205 तक इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 149 टू सेक्शन 172 ये आपका पहला चैप्टर बनता है, जिसे हम कहते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। दिस इज कॉल्ड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। यहां पर हम डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बातें करेंगे आपके साथ। फिर जो दूसरा चैप्टर मेरा आता है डेट इज कॉल्ड बोर्ड मीटिंग, और उसके अंदर हम सेक्शन 173 से लेकर सेक्शन 193 तक की चर्चा करेंगे। सेक्शन 173 से लेकर 193 तक की चर्चा आपके चैप्टर नंबर 2 डेट इज बोर्ड मीटिंग के अंदर होगी। फिर मेरा तीसरा चैप्टर डायरेक्टर्स के अंदर बनता है कॉल्ड एज मैनेजरियल रेम्युनरेशन। मैनेजरियल रेम्युनरेशन के अंदर वी विल गो थ्रू सेक्शन 196 टू सेक्शन 205, और इस तरीके से आपका पूरा डायरेक्टर्स का चैप्टर जो कि 149 से लेकर 205 तक का है वो हमारा कंप्लीट होगा। दोस्तों, 3 अलग अलग चैप्टर्स हैं, और आप जानते हैं कि कंपनी एक्ट में ना केवल सेक्शंस है बल्कि इसके अंदर रूल्स भी बहुत भारी मात्रा में है। तो इन 3 चैप्टर्स के अंदर जो रूल्स यूज होंगे उन रूल्स को हम बांट सकते हैं, देखिएगा 3 कैटेगरी के अंदर ही। पहले चैप्टर के अंदर जो रूल्स यूज हो रहे हैं दे वुड बी कॉल्ड एज कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014। क्या सर हमें रूल नंबर भी याद करने होंगे? मैं कहूंगा हर जगह तो नहीं, बट कई जगह पर यस, हाँ, कई जगह पर आपको करने होंगे, नो ऑप्शन। वो कौन कौन सी जगहें होंगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा, जहां इंपॉर्टेंट आपकी बुक में मार्क करवाता जाऊंगा। जब भी बुक में आपने नोटिंग करनी होगी मैं बता दूंगा। ये जो गोले वोले मैं बना रहा हूं फिलहाल आपको बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए जब भी हम बोर्ड मीटिंग के चैप्टर के अंदर आएंगे तो जो रूल्स यूज होंगे दे वुड बी कॉल्ड एज कंपनीज मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स डायरेक्टर्स रूल्स 2014। और जब भी मैं मैनेजरियल रेम्युनरेशन के चैप्टर में आऊंगा तो वहां पर जो मैं रूल्स यूज करूंगा दे आर कॉल्ड कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ द मैनेजरियल पर्सन रूल 2014। तो एक बात ध्यान रखना, पहले चैप्टर यानी कि सेक्शन 149 से सेक्शन 172 तक जो रूल्स यूज होंगे दे आर कॉल्ड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड क्वालिफिकेशन रूल्स 2014। दूसरा चैप्टर यानी कि सेक्शन 173 से लेकर सेक्शन 195 तक जो रूल्स यूज होंगे दे आर कॉल्ड मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर्स रूल्स 2014।
तीसरा चैप्टर यानी कि सेक्शन 196 से सेक्शन 205 तक जो रूल्स यूज होंगे दे आर कॉल्ड अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ द मैनेजरियल पर्सन रूल्स 2014। इतनी बात क्लियर हो गई बात। चले, इसके अलावा सेक्शन हो गए, रूल्स हो गए, इसके अलावा बचते हैं फॉर्म्स नंबर। क्या हमें सिर्फ फॉर्म नंबर भी याद करने हैं? मैं ये तो नहीं कहूँगा नहीं याद करने, मैं कहूँगा हाँ करने हैं, बट सारे नहीं, कुछ एक। वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता जाऊँगा, बट फिलहाल जहाँ जहाँ पहला चैप्टर आएगा कॉल्ड एज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, वहाँ पे जितने फॉर्म यूज होंगे दे आर कॉल्ड DIR। तो उनके नंबर बनते जाएंगे DIR 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गई बात। जो दूसरा चैप्टर आएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स, तो उसमें जितने भी फॉर्म नंबर यूज होंगे दे आर कॉल्ड MBP। क्लियर हो गई बात। तीसरा जो चैप्टर है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का, उसके अंदर जितने भी फॉर्म्स यूज होंगे दे आर कॉल्ड MR। DIR स्टैंड फॉर डायरेक्टर, MBP मैनेजमेंट एंड बोर्ड पावर्स, एंड थर्ड मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ये फॉर्म नंबर है। क्लियर हो गया। तो डायरेक्टर पूरा कितने चैप्टर्स में है? 3 चैप्टर्स में। कितने तरीके की कैटेगरी ऑफ फॉर्म्स है? 3 कैटेगरी की, DIR, MBP एंड MR। उसके अलावा कितने तरीके के रूल्स हैं? 3 कैटेगरी के रूल्स हैं। ठीक है जी। आज जो बेसिकली हम सबसे पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। उस पर कौन से रूल्स लगते हैं ये हमने अभी देखा, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन रूल्स 2014। उस पर कौन सा फॉर्म नंबर अप्लाई होता है ये भी हमने देखा, फॉर्म नंबर DIR की कैटेगरी उस पर अप्लाई होगी। चलिए पहला चैप्टर फॉर्मली हम शुरू करते हैं, कॉल्ड एज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर्स। बट पहला चैप्टर शुरू करने से पहले हमारे लिए कुछ बेसिक टर्म्स को जानना जरूरी होगा जो इस चैप्टर के अंदर या आगे चलकर यूज होंगी। वो क्या है? सबसे पहली टर्म जो है मेरे लिए वो है मेंबर्स। सवाल उठा मेंबर्स कौन होते हैं? मेंबर्स मैं कह सकता हूं जी मेंबर्स क्या है। लॉ की डेफिनेशन तो कहती है कि हर वो व्यक्ति जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा है वो कंपनी का मेंबर है। मैं दोबारा बोलता हूं, हर वो व्यक्ति जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा है वो कंपनी का मेंबर है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। तो शेयर होल्डर क्या होते हैं? मैं कह सकता हूं दोनों टर्म्स नॉर्मली एक समान होती हैं। मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स आर सेम, इवन दो इन सर्टेन सिचुएशन दोनों में फर्क हो सकता है। वो कौन सी सिचुएशन है जिनकी कल्पना हम आगे चल के करेंगे, बट एज ऑफ नाउ मेंबर्स मतलब जिस व्यक्ति का नाम भी कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा है, इन्हें शेयर होल्डर भी कहा जा सकता है, इनके पास शेयर्स भी होते हैं। ठीक हो गई बात। दूसरे लोग हैं डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स अपॉइंट क्यों किए जाते हैं? अगर मैं बात करूं मेंबर्स की, तो भाई साहब रिलायंस इंडस्ट्रीज के लगभग 32 लाख मेंबर हैं। अब सोच के देखो जरा, 32 लाख मेंबर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के, और अगर ये 32 लाख मेंबर्स ने एक डिसीजन लेना है, वो डिसीजन क्या है कि कंप्यूटर किससे खरीदे, रामलाल से या श्यामलाल से। मतलब 2 दुकानें हैं मोहल्ले में, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2 ऑप्शन लेके बैठी है, रामलाल से या श्यामलाल से। अब ये डिसीजन लेने के लिए, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज ये डिसीजन लेने के लिए उन 32 लाख लोगों को उनके घरों से बुला ले, कोई युगांडा से आ रहा है, कोई नाइजीरिया से आ रहा है, कोई नामीबिया से आ रहा है, कोई अर्जेंटीना से आ रहा है, कोई वेस्ट इंडीज से आ रहा है, कोई इंग्लैंड से आ रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है ना तो मुझे अब उनकी टीमों के नाम याद आ रहे हैं, कोई बांग्लादेश से आ रहा है, कोई अफगानिस्तान से आ रहा है, डिसीजन लेने के लिए आए बेचारे, बैठे सीटों पर। डायरेक्टर से पूछा, हाँ क्यों बुलाया है, क्यों? डायरेक्टर्स ने कहा वो कंप्यूटर लेने हैं। बताओ रामलाल या श्यामलाल? मेंबर पहले तो अपना मत्था पीटेंगे, भाई नालायकों, ये इतनी दूर से किसी अर्जेंटीना, नाइजीरिया, नामीबिया से बुला डाला ये पूछने के लिए कि रामलाल के पास जाएं या श्यामलाल के पास जाएं? इतनी दूर दूर से हम लोगों को बुलाया है, क्या तुम ये जजमेंट नहीं ले सकते थे? डायरेक्टर्स ने कहा हम क्या करें, मालिक तो तुम हो, पैसा तो तुमने लगाया है, हम तो कंपनी के एम्प्लॉय कहलाते हैं। अब सवाल उठाइए तो बात गलत है। जरा जरा सी बात पे क्या कंपनी के मालिकों को इस तरीके से बुलाओगे? क्या ये गलत नहीं है? अरे चाहे आप बेशक गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव पे क्लास देख रहे हो, बोलो ना मेरे साथ, क्या ये गलत नहीं है? बोलो ना हाँ है। आवाज आनी चाहिए, हाँ मन से तो आवाज आएगी ना। हाँ बच्चे ने वहां निकाली आवाज, हाँ
तो क्या ये गलत नहीं है? हां है। तो इसलिए क्या करें? इसीलिए भाई हर छोटा छोटा डिसीजन लेने के लिए तो मेंबर्स नहीं आ सकते, तो इसलिए इन छोटे छोटे डिसीजंस के लिए मेंबर्स कुछ प्रोफेशनल्स अपॉइंट करते हैं, एंड दीज प्रोफेशनल्स आर कॉल्ड डायरेक्टर्स। सो आई कैन से डायरेक्टर कौन है? ये वो लोग हैं जो कि डे टू डे मैनेजमेंट को निभाने के लिए बनाए जाते हैं, कंपनी के डे टू डे अफेयर्स के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि रोजमर्रा के जो डिसीजंस होते हैं कंपनी के, उनके लिए बनाए जाते हैं, उनके लिए अपॉइंट किए जाते हैं। पढ़िएगा, डायरेक्टर्स मैं कह सकता हूं इंडिविजुअल अपॉइंटेड टू मैनेज द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अगेन द इंडिविजुअल, एक बात पक्की है कि डायरेक्टर्स कौन होंगे? ये इंडिविजुअल होंगे। किस लिए अपॉइंट किए जाते हैं? टू मैनेज द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक हो गई थी बात? आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आगे। अब हमने कहा मेंबर्स कौन है, ये भी हमने देख लिया। फिर हमने कहा डायरेक्टर्स कौन है, ये भी हमने देख लिया। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं, डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी पर आते हैं। मैंने कहा जी कंपनी के डिसीजन दो लोग ले सकते हैं, मेंबर्स भी ले सकते हैं, डायरेक्टर्स भी ले सकते हैं। डायरेक्टर्स रोजमर्रा के डिसीजन लेते हैं, कॉल्ड एज डे टू डे डिसीजंस। और मेंबर कौन से डिसीजन लेते हैं? मैं कह सकता हूं बड़े बड़े डिसीजंस जो हैं वो मेंबर्स लेते हैं, बड़े बड़े जजमेंट जो हैं वो मेंबर्स लेते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब मेंबर्स कितने तरीके से डिसीजन ले सकते हैं और डायरेक्टर्स कितने तरीके से डिसीजन ले सकते हैं, हम इस बात को जरा समझना शुरू करते हैं कि मेंबर्स कितने तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। ये बात आपको आपकी इंटर की मैडम ने समझाई थी, अगर याद करो तो। ये बात आपको आपकी इंटर की मैडम ने समझाई थी कि जब उसने कहा था, मैडम ने कहा था कि बेटा मेंबर्स जो हैं वो दो तरीके से डिसीजन लेते हैं, पहला ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और दूसरा स्पेशल रेजोल्यूशन। आई होप मैडम भी याद आ गई होगी और कॉन्सेप्ट भी याद आ गए होंगे। जब मैडम ने कहा था कि दो तरीके से मेंबर्स डिसीजन ले सकते हैं, एक होते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। तो अब अगर मैडम और मैडम के कॉन्सेप्ट याद आ गए हैं तो जरा रिकॉल करना शुरू करना। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता था? मैडम ने यहाँ तक समझाया था कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर वोट्स इन फेवर ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू वोट्स अगेंस्ट से। यानी कि अगर मैं कह सकता हूँ कि फेवर में 51 डले और अगेंस्ट में 49 डले, तो आई कैन से कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड। फेवर में 70 डले, अगेंस्ट में 30 डले, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड। बट अगर मैं कहूं फेवर में 50 डले, अगेंस्ट में 50 डले, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हैज नॉट बीन पास्ड। कोई रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है। ठीक होगी ना इतनी बात? ये मैडम ने बोला था ना, बोलो ना हाँ, फिर मन से बोलो, बोलो हाँ। आगे बढ़ते हैं। दूसरा रेजोल्यूशन एक और था, स्पेशल रेजोल्यूशन। ये भी आपने इंटर में आईपीसीसी में सीखा था कि स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर वोट्स इन फेवर वोट्स अगेंस्ट के 3 गुना, 3 टाइम्स के या तो बराबर हैं या फिर उससे ज्यादा हैं, या तो 3 टाइम्स ऑफ वोट अगेंस्ट के बराबर हैं या उससे ज्यादा हैं, तो इस सिचुएशन को अपन लोग स्पेशल रेजोल्यूशन का नाम देते हैं। यानी कि अगर वोट्स इन फेवर अगर मैं कहूं 75 है और अगेंस्ट 25 है, तो क्या एसआर पास हो गया? द आंसर इज यस, क्योंकि अगेंस्ट का 3 गुना करो तो बना 75, तो क्या 75 इज इक्वल टू 75 हुआ? यस। फेवर अगर 90 है, अगेंस्ट अगर 10 है, तो क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया? द आंसर इज यस, क्योंकि 10 का इंटू 3 करोगे तो 30 बना, तो 90 इज ग्रेटर देन 30। ये वो कॉन्सेप्ट है जो खैर आप इंटर में पढ़ चुके थे। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अपनी बुक पे ही कर लीजिएगा, कॉर्नर में जो स्पेस है, अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए। वैसे मुझे नहीं लगता इसको अभी नोट करने की जरूरत है, बट फिर भी जो बच्चे करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। मैं टाइम दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा, फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिएगा।
नोट हो गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ये तो रहा मेंबर्स के डिसीजन की बात, और जो मैं कह सकता हूं हम इंटर या आईपीसीसी लेवल तक समझ भी चुके थे। अब मैं अगली डिसीजन मेकिंग के ऊपर आ रहा हूं, एंड दिस डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड डिसीजन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने तरीके से डिसीजंस ले सकते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने तरीके से डिसीजंस ले सकते हैं? मैं कह सकता हूं जिस तरीके से मेंबर्स दो तरीके से डिसीजंस ले सकते हैं, उसी तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी दो तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। और वो दोनों डिसीजंस कौन कौन से हो सकते हैं? देखिएगा, दो तरीके के डिसीजंस हमारे सामने लिखे हुए हैं जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले सकते हैं। पहला डिसीजन जिसे हम कहते हैं वो सिचुएशन जिसमें वोट्स इन फेवर ज्यादा होगा वोट्स अगेंस्ट से। अ सिचुएशन वेयर वोट्स इन फेवर इज ग्रेटर देन द वोट्स अगेंस्ट। यानी कि बड़ी सीधी सी बात है कि अगर वोट्स इन फेवर 8 हैं, वोट्स अगेंस्ट 7 हैं, तो मैं कह सकता हूं इस रेजोल्यूशन को अपन लोग नाम देते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन। अच्छा, एक सवाल आपके माइंड में आ सकता है, सर ये तो बिल्कुल सेम है, जैसे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन था ये तो बिल्कुल सेम है, तो क्या मैं इस बोर्ड रेजोल्यूशन को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी कह सकता हूं? आंसर इज नो नो नो। ध्यान रखना। क्यों भाई साहब? बड़ी सीधी सी बात है, जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नाम की टर्म है ना, वो रिजर्व है केवल मेंबर्स के लिए, और किसी के लिए यूज नहीं हो सकती। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बोलते ही मतलब है कि ये मेंबर्स का डिसीजन है, परंतु बोर्ड रेजोल्यूशन नाम की जब टर्म में यूज करता हूं तो इसका मतलब है कि यह डिसीजन बोर्ड के द्वारा लिया गया है, बोर्ड के द्वारा। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, तो मैं कह सकता हूं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और बोर्ड रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट तो सेम है, बट दोनों टर्म्स अलग हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब है ये डिसीजन मेंबर्स का है, और बोर्ड रेजोल्यूशन का मतलब है ये डिसीजन डायरेक्टर्स का है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, बट अब हम आगे आते हैं यूनानिमस रेजोल्यूशन के ऊपर। यूनानिमस रेजोल्यूशन क्या होता है? वैसे यूनानिमस का हिंदी में मतलब होता है एक तरफा। मतलब जब सभी एक तरफ आ जाए तो इसे अपन लोग यूनानिमस रेजोल्यूशन का नाम दे सकते हैं। अ सिचुएशन वेयर, पढ़िएगा क्या लिखा है, अ सिचुएशन वेयर all the directors present in the meeting vote in favor of the resolution। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर सभी के सभी जो डायरेक्टर्स हैं, ऑल डायरेक्टर्स जो कि प्रेजेंट भी हैं, कहां पर? मीटिंग के अंदर। जो मीटिंग के अंदर प्रेजेंट हैं और वोट कर डालें इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन, तो दिस रेजोल्यूशन इज कॉल्ड यूनानिमस रेजोल्यूशन। क्या मतलब है? इस लाइन की इंटरप्रिटेशन मैं चाहता हूं आप दोबारा निकालें। एक ऐसी सिचुएशन जो जहां पर सारे डायरेक्टर जो कि प्रेजेंट है मीटिंग के अंदर, वो फेवर में वोट कर देते हैं, तो फिर उस रेजोल्यूशन को अपन लोग यूनानिमस रेजोल्यूशन का नाम दे सकते हैं। यूनानिमस रेजोल्यूशन क्या है? जरा एक एग्जांपल जरा करके देखते हैं। मुझे बताएंगे फटाफट कि ये रेजोल्यूशन यूनानिमस रेजोल्यूशन है या नहीं है? फटाफट मुझे बताइएगा कि ये रेजोल्यूशन यूनानिमस रेजोल्यूशन है या नहीं है। आपको सिचुएशन दी गई है कि कंपनी के टोटल डायरेक्टर्स हैं 12, टोटल डायरेक्टर्स 12 हैं कंपनी के, और जो मीटिंग के अंदर डायरेक्टर्स आए हैं दे आर 10। तो 12 डायरेक्टर हैं, 10 मीटिंग में आए हैं। व्हाट आई एम कंसर्न विद इज डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग। मुझे केवल इसी से लेना देना है। अब यूनानिमस रेजोल्यूशन कहता है जब जितने डायरेक्टर्स जो प्रेजेंट हैं वो फेवर में आ जाएं। प्रेजेंट कितने हैं? 10। अगर वो फेवर में आ जाएं तो ये यूनानिमस रेजोल्यूशन है। बट फेवर में कितने आए? नो। ओ माय गॉड। हालांकि किसी ने भी अगेंस्ट में वोट नहीं किया है, बट एक डायरेक्टर निकला कलाकार, उसने वोट ही नहीं डाला, ना फेवर में डाला ना अगेंस्ट में। ऐसे कलाकार निकलते हैं कई बार, तो उसने वोट ही नहीं डाला। तो आप बताइए क्या ये रेजोल्यूशन यूनानिमस रेजोल्यूशन है या नहीं है? क्या ये यूनानिमस रेजोल्यूशन है या नहीं है? द आंसर इज नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है, जितने डायरेक्टर्स प्रेजेंट हैं अगर वो फेवर में हैं तो यूनानिमस है, अदरवाइज नहीं है। तो आंसर क्या लिखेंगे आप इसका?
आंसर लिखेंगे नॉट अ यूनानिमस रेजोल्यूशन। लिख लीजिएगा यह आंसर, नॉट अ यूनानिमस रेजोल्यूशन। ये यूनानिमस रेजोल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं कह सकता हूं कि सिंस डायरेक्टर प्रेजेंट कितने हैं, वेयर एज वोट्स इन फेवर कितने हैं, 9। इस वजह से ये यूनानिमस रेजोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर यहां भी 10 और यहां भी 10 हो जाता तो ये यूनानिमस रेजोल्यूशन हो जाता। आई होप क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लीजिएगा आप इसे यहां तक। चलिए हम कथा को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। अभी तक हमने वैसे डायरेक्टर के बारे में पढ़ा कि डायरेक्टर कौन होते हैं, एक इंडिविजुअल होते हैं जो कि डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। बट सवाल उठा डायरेक्टर्स की लीगल डेफिनेशन, लॉ की डेफिनेशन क्या है। लॉ की डेफिनेशन जो है डायरेक्टर्स की, डेट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 34। सेक्शन 2 क्लॉज 34 के अंदर डायरेक्टर्स की डेफिनेशन दी गई है। अच्छा, एक शब्द और, अगर आप देख रहे हो तो मैं इसे 2 क्लॉज 34 पुकार रहा हूं। कुछ बच्चे इसे सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 पुकारना शुरू करते हैं, वो टेक्निकली गलत है। दिस कैन नॉट बी टर्म्ड एज सेक्शन 2 सबसेक्शन 34, इट इज एक्चुअली सेक्शन 2 क्लॉज 34। अब ऐसा क्यों? सबसेक्शन और क्लॉज में क्या फर्क है? द आंसर इज यस। अब जो मैं चीज बताऊंगा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समझना उसे, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा जी इसे मैं सेक्शन 2 क्लॉज 34 क्यों कह रहा हूं? कोई रीजन? हाँ, वो क्या है? मैं आपके सामने ना एक सेक्शन की कैटेगरी लिखने जा रहा हूं, देखिएगा। मैंने कहा जी सेक्शन 96(1) लिखिएगा मत, केवल समझिएगा, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 96(2), सेक्शन 96(3), जब मैं 96(1) की बात करता हूं तो 96(1) बात करता है मीटिंग ऑफ कंपनी, मीटिंग ऑफ कंपनी, और ये बताता है कि मीटिंग ऑफ कंपनी कब होगी, मीटिंग ऑफ कंपनी कब होगी, ये 96(1) बताता है। 96(2) बताता है कि मीटिंग ऑफ कंपनी कहां होगी। 96(3) बताता है मीटिंग ऑफ कंपनी क्यों होगी। अब इन तीनों सेक्शंस को अगर कंपाइल करो तो कहानी से प्रेरणा क्या मिलती है? 96(1) बताता है मीटिंग ऑफ द कंपनी कब होगी, दूसरा कहता है कहां होगी, तीसरा कहता है क्यों होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या इन तीनों सेक्शंस में आपस में कोई संबंध है, तो आप क्या कहेंगे? संबंध है कि नहीं? द आंसर इज यस, संबंध है। क्यों संबंध है? क्योंकि तीनों सेक्शन एक ही मुद्दे पर बात कर रहे हैं, वो है मीटिंग ऑफ कंपनी, मीटिंग ऑफ कंपनी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इनमें आपस में कनेक्शन है? यस, इनमें आपस में कनेक्शन है। और जब जब सेक्शन की सीरीज के अंदर आपस में कनेक्शन होता है, यानी कि चर्चा एक ही मुद्दे पर हो रही होती है, तो जो पहला ब्रैकेट होता है मेन सेक्शन के साथ में, वो कहलाता है सब सेक्शन। तो जब पहला ब्रैकेट होता है मेन सेक्शन के साथ में, वो क्या कहलाता है? सब सेक्शन। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए,
मैं कहता हूं अगर यहां कनेक्शन नहीं होता तो, अगर यहां कनेक्शन नहीं होता तो क्या होता, तो क्या होता, देखते हैं जी। तो क्या होता, देखिएगा, तो क्या होता, तो क्या होता, तो क्या होता। हाँ जी, ये तो कनेक्शन था। अगर ये कनेक्शन ना होता तो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सेक्शन 270 ये बताता है प्रोस्पेक्टस क्या होगा। लिखने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि अभी मैं एक पंच लाइन बताऊंगा, उससे सारा कॉन्सेप्ट ही हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। अभी पंच लाइन आने वाली है। सेक्शन 268 बताता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है। सेक्शन 218 ऐसे ही बताता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होता है। जरा देखना आपस में कहीं कनेक्शन है क्या, आपस में कहीं कोई कनेक्शन है। मेरे ख्याल से दूर दूर तक कहीं कनेक्शन नहीं है। सेक्शन 270 कुछ और बता रहा है, 268 कुछ और बता रहा है, 218 कुछ और बता रहा है, क्योंकि आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, नो कनेक्शन। इसलिए जो पहला ब्रैकेट होगा इज कॉल्ड एज क्लॉज। तो पहला ब्रैकेट जो है वो क्या कहलाता है, क्लॉज कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, तो पहला ब्रैकेट क्लॉज कहलाता है अगर आपस में कनेक्शन ना हो। अब सवाल ये उठा सर हमें पता कैसे लगना है कि कनेक्शन है या नहीं है। मैं कहता हूं बड़ी आसान सी बात है, कोई टेंशन का मुद्दा ही नहीं है। वो कैसे, बड़ी सीधी सी बात है। देखो, जब लॉ मेकर्स लॉ बनाता है तो लॉ मेकर्स को भी इतना ध्यान रखना होता है कि जहां जहां आपस में कनेक्शन होता है वो सब कुछ वो एक ही सेक्शन में डाल देता है। तो इसलिए हमेशा सेक्शन के बाद सब सेक्शन आता है, जो आप जानते हो। परंतु सेक्शन 2 इसकी एक्सेप्शन है। सेक्शन 2 के अंदर बेसिक डेफिनेशन आती हैं जो किसी भी एक्ट के अंदर यूज की जाती है। तो मैं दोबारा बोलता हूं, सेक्शन 2 किसी भी एक्ट में यूज होने वाली बेसिक डेफिनेशंस की चर्चा करता है। इसलिए सेक्शन 2 क्योंकि बेसिक डेफिनेशन की चर्चा करता है और वो डेफिनेशन हमेशा अलग अलग हो सकती हैं, इसलिए सेक्शन 2 को हमेशा क्लॉज के नाम से पुकारा जाता है। क्लॉज के नाम से, क्योंकि सेक्शन 2 डेफिनेशन बताता है, वो डेफिनेशन अलग अलग हो सकती हैं, इसलिए सेक्शन 2 को क्लॉज के नाम से पुकारा जाता है। तो इसलिए जब भी कोई एक्ट देखेंगे आप, वहां पर जब जब डेफिनेशंस आएंगी, जब जब डेफिनेशन आएंगी तो डेफिनेशनल सेक्शन क्लॉज के रूप में जाना जाता है, और उसके अलावा पूरा का पूरा एक्ट हमेशा सबसेक्शन के साथ पढ़ा जाता है। सबसेक्शन, मेन सेक्शन, फिर सबसेक्शन, फिर क्लॉज। और जब डेफिनेशनल सेक्शन आएंगे तो पहले मेन सेक्शन और फिर क्लॉज। बस ये इतनी सी बात है। जहां जहां डेफिनेशन आएंगी वहां क्लॉज लगते हैं, और डेफिनेशन के अलावा पूरे एक्ट में सबसेक्शन टर्म्स यूज की जाती है। बस इतनी सी पंच लाइन है, और कोई दिक्कत वाली यहां बात है नहीं। आई होप क्लियर है। तो अब मेरे सामने जो है वो डेफिनेशन है डायरेक्टर्स की, तो आप क्या कहेंगे इसे, इट इज कॉल्ड एज क्लॉज 34 टू सेक्शन 2, या फिर सेक्शन 2 क्लॉज 34। सवाल उठा सर जी क्या हमें सेक्शन याद करने हैं? द आंसर इज हाँ जी, करने हैं। ये तो बहुत सारे होंगे, मैं कह सकता हूं जी हाँ, मगर फाइनल लेवल पे अगर सेक्शन याद नहीं है तो फिर तो इट इज मोर लाइक अ बिजनेस स्टडी पेपर। जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे फोन किया सर पेपर देने के बाद, सर पेपर बहुत बढ़िया गया कसम से। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ, सेक्शन तो लिखा है ना? कहने लगा नहीं सर वही नहीं लिखे बस। मैंने कहा अच्छा, रूल नंबर? कहने लगे नहीं, वो रूल नंबर कहाँ याद किए सर। मैंने कहा फॉर्म नंबर भी नहीं किए होंगे? कहने लगा नहीं बट पेपर बहुत अच्छा गया। मैंने कहा केसेस के नाम तो लिख के दिए होंगे? कहने लगा नहीं सर वो कहाँ याद किए थे। मैंने कहा बेन नालायक, सेक्शन तूने याद नहीं किए, रूल्स और फॉर्म नंबर से तेरा दूर दूर का नाता नहीं रहा, और फॉर्म नंबर तू पढ़ के नहीं गया, तो पेपर करके आया या क्या करके आया है, क्या कहा जाए। तो ऐसी कलाकारी मत करना। सेक्शंस याद करने हैं। सवाल उठा सेक्शन याद करने का तरीका, हाँ है। वो क्या, हर चैप्टर की एक छोटी सी रिवीजन क्लिप, मिनी रिवीजन क्लिप आपको मिलेगी, जिसमें सेक्शन की रिवीजन क्लिप दी जाएगी, सेक्शन की रिवीजन करवाई जाएगी।
तो वो मिनी रिवीजन क्लिप आपके पास उपलब्ध रहेगी, आपको रिस्पेक्टिव वीडियोस वो मिलती रहेंगी। ठीक हो गई इतनी बात? चले, वो कैसे मिलेंगी, कहाँ मिलेंगे, सब बताता जाऊंगा, चिंता मत करो। अभी तो बस पे चढ़े हैं, ये सफर तो 44 दिन का है, 44 डेज का है, तो आज तो अभी पहला दिन भी आधे घंटे का ही हुआ है, तो डोंट वरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो हमने कहा जी डायरेक्टर्स कौन होते हैं? मैं कह सकता हूं डायरेक्टर्स वो हैं जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे अपॉइंट किए जाते हैं। डायरेक्टर्स अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि वो व्यक्ति जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर अपॉइंट होते हैं, दे आर कॉल्ड डायरेक्टर्स। सवाल ये आ रहा होगा, सर जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है भाई, ये भी बता दो आप। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, जरा देखना शुरू करते हैं। देखिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एज सच तो वैसे डेफिनेशन नहीं है, बट फिलहाल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब होता है एग्जिस्टेंस ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड। जैसे ही किसी भी बोर्ड पर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आ जाएं, तो इसे अपन लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। अच्छा, वैसे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं मैंने तो बताया नहीं, मगर मुझे उम्मीद है तुम लोगों को पता है, क्योंकि मैं तो अभी पहले सेक्शन के अंदर 149 के अंदर बताऊंगा। बट फिलहाल याद करो, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितने होते हैं? मैं कह सकता हूं 2। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कितने होते हैं? मैं कह सकता हूं 3। ओके, यानी कि प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स एंड पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। आई होप कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चले, अब मेरे सामने क्वेश्चन है जो कहता है कि ए लिमिटेड इज हैविंग 3 डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड। ए लिमिटेड is having 3 directors on the board, okay? In an accident, 1 director died. एक एक्सीडेंट हुआ और एक डायरेक्टर की हो गई मृत्यु। अच्छा, टोटल कितने थे जी? 3 थे और एक की हो गई मृत्यु। डिसाइड हाउ मेनी डायरेक्टर्स आर लेफ्ट ऑन द बोर्ड नाउ। मैं कह सकता हूं जी डायरेक्टर्स कितने थे? 3। 3 में से कौन सी, वैसे कंपनी कौन सी, अच्छा देखेंगे तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। 3 में से एक चला गया, रह गए 2। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, बताइए मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने कितने चाहिए? 3, अब रह गए 2। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डेफिनेशन कहती है जब मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हो जाएं, जब मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हों, तो अपन लोग इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नाम देते हैं। जब मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हो, तो हम लोग इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नाम देते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं यहां पर? क्या मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं? नहीं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी 2 होने चाहिए थे, हैं कितने? मात्र, सॉरी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी 3 होने चाहिए थे, हैं कितने? मात्र 2। तो क्या यहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है? नहीं है। यहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है, तो सवाल उठा सर 2 डायरेक्टर्स जो हैं उन्हें आप क्या नाम देंगे? दे आर ओनली कॉल्ड डायरेक्टर्स, बट दे कैन नॉट बी कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। समझ आ गई बात? तो लिखना शुरू कर लीजिएगा, यहां पर मेरे साथ आंसर में लिख लीजिएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीजेस, अपनी बुक्स में ही लिखिएगा ये प्लीज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ceases to exist as total number of directors are even less than the minimum directors required. Board of directors ceases to exist as total number of directors are even less than the minimum directors required. लिख लीजिएगा जी फटाफट।
चलो जी, हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। मेरे आज सामने हालांकि एक और ऑफिसर, एक डेफिनेशन है एक जिसका नाम है ऑफिसर। सेक्शन 2 क्लॉज 59 में ऑफिसर की डेफिनेशन आती है। इस डेफिनेशन को हम आगे चल के यूज़ करेंगे। मैंने कहा डेफिनेशन कहती है कि ऑफिसर में 3 लोग आते हैं, डायरेक्टर, प्रमोटर एंड केएमपी। अभी तक मैंने प्रमोटर पे चर्चा नहीं की है, केएमपी पे चर्चा नहीं की है, तो इसलिए इस डेफिनेशन को मैं लेटर पोर्शन में यूज़ करूँगा। बट फिलहाल मैंने जो डेफिनेशन खत्म की, दैट इज डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स का मतलब क्या है? वो लोग जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे अपॉइंट किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। आगे बढ़ सकते हैं। तो डायरेक्टर्स के साथ में ही हम लोगों ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी चर्चा की कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं। अब मेरे सामने एक और टर्म आई है, बहुत ही टेक्निकल और इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं कह सकता हूं मैनेजिंग डायरेक्टर। सेक्शन 2 अगेन क्या पुकारेंगे? सबसेक्शन या क्लॉज, कॉल्ड एज क्लॉज। सेक्शन 2 क्लॉज 54, सेक्शन 2 क्लॉज 54 मैनेजिंग डायरेक्टर को डिफाइन करता है। और डिफाइन करते हुए क्या कहता है? मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? लॉ कहता है मैनेजिंग डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर। ये पक्की बात है कि मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी है। आगे, हु इज एंट्रस्टेड। एंट्रस्टेड मतलब होता है किसी काम को सौंपना, डेलीगेट करना। डेलीगेट यानी कि जिसे सौंपा गया है या डेलीगेट किया गया है, जिसे सौंपा गया है या डेलीगेट किया गया है। क्या? सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट, जिसे सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट दी गई हैं। एक ऐसा व्यक्ति हु इज एंट्रस्टेड विद द सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसे सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट दी गई हैं। डायरेक्टर मीन्स, मैनेजिंग डायरेक्टर मीन्स अ पर्सन हु इज एंट्रस्टेड विद सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट। ओके, थ्रू। अच्छा, ये सब्सटेंशियल पावर उसे कहां से दी गई है? थ्रू। कहां से दी गई हैं? 3 जगहों से, 3 वजहों से उसे ये सब्सटेंशियल पावर मिली है। कौन कौन सी वजहें हैं? कौन कौन सी, मतलब किन किन कारणों से, कैसे कैसे उसे सब्सटेंशियल पावर मिली है? देखिएगा, लॉ कहता है या तो आर्टिकल के थ्रू मिली है, या एग्रीमेंट के थ्रू मिली है, या रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू मिली है। तो ये जो उसे सब्सटेंशियल पावर मिली है, ये कहां से मिली है? ये बताता है फ्रॉम वेयर, कहां से। लिख, मतलब पेपर में मत लिखना, वैसे अपने समझने के लिए लिख लो, फ्रॉम वेयर ही गेट दिस पावर। सब्सटेंशियल पावर ऑफ द मैनेजमेंट जो है, ये सब्सटेंशियल पावर क्या होती है अभी समझना है। बट फिलहाल मैनेजिंग डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर हु इज इंटरेस्टेड विद द सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट थ्रू। कहां से सब्सटेंशियल पावर मिली है? आइदर थ्रू आर्टिकल और थ्रू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट विद द कंपनी, और रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड और मेंबर्स। ठीक है जी, यहां से उसे ये पावर्स मिली है। ओके, इंक्लूड्स अ डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग द पोजीशन by whatever name so called. Include the director occupying this position. Which position? Position of managing director. Now what does it mean? Position का मतलब क्या होता है? Position का मतलब होता है powers of MD। इसके अंदर वो व्यक्ति भी आता है, मैनेजिंग डायरेक्टर में वो व्यक्ति भी आता है जो मैनेजिंग डायरेक्टर की पावर्स होल्ड करता है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जा रहा हो, चाहे उसे आप किसी भी नाम से पुकारते हैं, अगर वो मैनेजिंग डायरेक्टर की पावर्स को होल्ड करता है, आप उसे किसी भी नाम से पुकारें, अगर वो व्यक्ति मैनेजिंग डायरेक्टर की पावर्स को होल्ड करता है तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर है। किसी भी नाम से पुकारे मतलब, मैंने ऐसे किसी भी नाम से पुकारे मतलब क्या होता है? किसी भी नाम से पुकारे, देखते हैं। किस नाम से पुकारा जा सकता है उस व्यक्ति को? बाय वट एवर नेम सो कॉल्ड, वी मे कॉल हिम एज प्रेसिडेंट। नाम आपने सुना होगा ही, ये टर्म आपने सुनी होगी प्रेसिडेंट। आप उसे प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं। एक और टर्म से यूज कर सकते हैं आप उसे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आप उसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कह सकते हैं। आप किसी भी नाम से पुकारें, यानी कि कोई भी और डायरेक्टर, ध्यान रखना, चाहे प्रेसिडेंट हो या सीईओ हो, परंतु वो डायरेक्टर होना चाहिए। और अगर
उस व्यक्ति के पास पावर्स ऑफ द एमडी हैं, ही इज होल्डिंग द पोजीशन ऑफ एमडी, देन ही इज एन एमडी, देन ही इज एमडी। सवाल ये उठा, सर पावर ऑफ एमडी क्या होती है? मैंने कहा जी सब्सटेंशियल पावर। एमडी के पास पावर कौन सी होती है? सब्सटेंशियल पावर ऑफ द मैनेजमेंट। अब ये सब्सटेंशियल पावर क्या है, यही तो हमें समझना है कि सब्सटेंशियल पावर क्या है। तो ये हमने नहीं समझा। अभी सब्सटेंशियल पावर क्या होती है, फिलहाल आप प्रेसिडेंट ऑब्लिक सीईओ यहाँ पे लिखिएगा, पोजीशन का मतलब लिखिएगा, फ्रॉम वेयर ये भी लिख लीजिएगा। गोले गोले करने की जरूरत नहीं है, जहां आपको लिखना है मैं बोलता जाऊंगा कि ये लिखिए, क्योंकि बाकी तो समझाने के लिए केवल मैं यूज कर रहा हूं। इंटरेस्टेड का मतलब आप लिख लीजिएगा। चले, अब सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है? अब लॉ मेकर्स ने एक्चुअल में सब्सटेंशियल पावर को डिफाइन ना नेगेटिव टर्म्स में किया है। उन्होंने ये नहीं बताया सब्सटेंशियल पावर क्या है, उन्होंने ये बताया सब्सटेंशियल पावर में क्या नहीं है, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बना हुआ है, जैसे हम अपने प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन की बुक के अंदर करेंगे। ओवरऑल आपके पास 3 बुक्स हैं जिनकी चर्चा मैंने इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में दी है, तो फिलहाल प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन की बुक में हम करेंगे उसकी चर्चा, उस क्वेश्चन की। बट फिलहाल सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है? लॉ ने ये लिखा कि उसमें क्या नहीं है। लॉ कहता है इट एक्सक्लूड, इसमें एक्सक्लूड होगा क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर लाइक ड्रॉइंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, शेयर सर्टिफिकेट, कॉमन सील। यानी कि अगर आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज या शेयर सर्टिफिकेट या कॉमन सील को एफिक्स करने की पावर, शेयर सर्टिफिकेट को साइन करने की पावर, साइनिंग ऑन द शेयर सर्टिफिकेट वगैरह की पावर से रिलेटेड अगर आपके पास पावर है, तो ये सब मत समझना कि आपके पास सब्सटेंशियल पावर है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है ये, लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज का लिखना, लाइक शेयर सर्टिफिकेट वगैरह पे साइन करना, कॉमन सील वगैरह लगाना, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, और इसे सब्सटेंशियल पावर ऑफ द मैनेजमेंट नहीं कहा जा सकता। तो शेयर सर्टिफिकेट की साइनिंग लिख लीजिएगा, कॉमन सील का फिक्सेशन, ये आपके सब्सटेंशियल पावर नहीं है। तो सब्सटेंशियल पावर क्या है? लॉ ने डिफाइन नहीं किया कि सब्सटेंशियल पावर क्या है, इतनी सी डेफिनेशन है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर जरा रिकॉल करना, मैंने अभी तक इस डेफिनेशन की हिंदी तो करवाई है, हिंदी तो करवाई है, परंतु इस डेफिनेशन का इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करवाया है, वो अभी करना है। देखते हैं आगे। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? मैं कह सकता हूं मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए डायरेक्टर होना जरूरी है। बहुत बढ़िया बात। आगे, इस व्यक्ति के पास सब्सटेंशियल पावर आती है मैनेजमेंट की, बहुत अच्छी बात। कहां से आती है? 3 जगह से, या तो आर्टिकल के थ्रू, या एग्रीमेंट जो इसका कंपनी के साथ होगा, या फिर रेजोल्यूशन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का या मेंबर्स का होगा। बहुत अच्छी बात। आगे, इसमें वो डायरेक्टर्स भी आते हैं जो कि किसी भी नाम से पुकारे जा रहे हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या सीईओ हो, परंतु जो पोजीशन मतलब जो पावर्स होल्ड करते हैं, किसकी पावर्स होल्ड करते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर की पावर्स होल्ड करते हैं। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सब्सटेंशियल पावर का पावर ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है? मैंने लॉ मेकर ने कहा इसमें एक्सक्लूड किया जाएगा क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करना, शेयर सर्टिफिकेट वगैरह पर साइनिंग ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट एंड एफिक्सिंग द कॉमन सील। ठीक है जी, ये हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन है, सेक्शन 2 क्लॉज 54। मैं कह सकता हूं अभी तक मैंने इस डेफिनेशन को एनालाइज नहीं किया है। एनालिसिस के लिए मुझे पहले मैनेजर की डेफिनेशन को भी समझना होगा। मैनेजर क्या है? द टर्म मैनेजर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 53। मैनेजर की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो मैनेजर की डेफिनेशन कहती है कि मैनेजर मीन्स क्या? एन इंडिविजुअल। मैनेजर मीन्स एन इंडिविजुअल। अब मैं एक काम करूंगा, अब मैं ना पेन्स जो है ना, 2 पेन यूज करूंगा, एक ब्लू और एक रेड। रेड पेन का मतलब होगा एनालिसिस। अब आप आप भी फॉलो कीजिएगा मुझे। रेड पेन का मतलब होगा एनालिसिस, और ब्लू पेन का मतलब होगा जो आपने लिखना है, मतलब वो पेपर में भी लिखना है, और रेड पेन का मतलब केवल एनालिसिस या इंग्लिश की हिंदी वगैरह। तो मैं ये मेंटेलिटी फॉलो करूंगा, ये फिलॉसफी फॉलो करूंगा। आप भी मेरे साथ उसी को ही फॉलो कीजिएगा, ठीक है? तो अब हम पूरी क्लासेस में ऐसे ही करेंगे। तो मैनेजर मीन्स, ये ब्लू पेन से लिखना है इसे, मैनेजर मीन्स, हाँ जी, मैनेजर का मतलब मीन्स इंडिविजुअल। जब मुझे एनालिसिस करना होगा मैं रेड पेन यूज करूंगा। मैनेजर मीन्स एन इंडिविजुअल हु सब्जेक्ट टू द कंट्रोल प्लस डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये वो शब्द जिनका मुंह काला कर रखा ना, उन्हें बड़े ध्यान से समझना।
सब्जेक्ट टू द कंट्रोल प्लस डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंट्रोल प्लस डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर काम करते हैं एंड एक्सरसाइज करते हैं क्या, द मैनेजमेंट ऑफ होल। व्हेन आई से होल, होल का मतलब क्या होता है, कैन आई से होल मीन्स 100% और सब्सटेंशियली द होल। कैन आई से, रेड पेन यूज कर रहा हूं ध्यान रखना, तो ये एनालिसिस है, पेपर में लिखने वाला नहीं है ये पोर्शन, ये केवल आपके समझने के लिए है। कैन आई से ऑलमोस्ट 100%, मैनेजमेंट ऑफ होल मीन्स 100%, substantially the whole means almost 100% of the affairs of the company, management of whole और substantially the whole of the affairs of the company, क्या मैं कह सकता हूं? Yes. तो मैनेजर मतलब वो इंडिविजुअल जो कि कंट्रोल प्लस डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंट्रोल और डायरेक्शन में काम करता है और जिसके पास 100% मैनेजमेंट रहता है और ऑलमोस्ट 100% रहता है किसका, ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अफेयर्स का मतलब वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, वो नहीं है। अफेयर्स का मतलब क्या है जो मैं बोलना चाहता हूँ, बिजनेस ऑफ कंपनी। भाई यंग पीढ़ी हो तुम अफेयर्स का मतलब कहीं और ले सकते हो, तो इसलिए विचारधारा गंगा के समान पवित्र रहनी चाहिए और इसलिए अफेयर्स का मतलब लिखवा दिया है बिजनेस, ठीक है ना। चलिए, एंड इंक्लूड, मैनेजर में इंक्लूड किया जाएगा वो डायरेक्टर भी या वो पर्सन भी। मैनेजिंग डायरेक्टर में इंक्लूड किया जाता था वो डायरेक्टर, क्योंकि वहाँ डायरेक्टर होना जरूरी था। यहाँ पर डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है, यहाँ पर तो इंसान होना जरूरी है, इंडिविजुअल होना जरूरी है, तो इसलिए वो डायरेक्टर भी इंक्लूड होगा या पर्सन भी इंक्लूड होगा। कहानी में एक पिक्चर तो क्लियर हो गई, मतलब पिक्चर में एक कहानी तो क्लियर हो गई, आई शुड से, कि मैनेजर डायरेक्टर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। मैनेजर डायरेक्टर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। एंड इंक्लूड अ डायरेक्टर और पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ मैनेजर, यानी कि जो पावर्स रखता है मैनेजर की, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, मतलब उस व्यक्ति को भी आप प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं या फिर आप सीईओ भी कह सकते हैं। आप उसे प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं या सीईओ भी कह सकते हैं। यहां पर मेरे सामने एक और सवाल उठा, वो क्या है कि सर आप इसे प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं, सीईओ भी कह सकते हैं, बात बहुत बढ़िया कर दी आपने, बट मैं अब इसे प्रेसिडेंट कहूं या सीईओ कहूं? और अगर मैं प्रेसिडेंट कहूं या सीईओ कहूं तो आपने ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर में लिखवाया, मैनेजिंग डायरेक्टर में, कि उनको भी प्रेसिडेंट या सीईओ कह सकते हैं और इसको भी प्रेसिडेंट या सीईओ कह सकते हैं। तो फिर अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट है या सीईओ है तो फिर वो मैनेजर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है? डाउट एकदम परफेक्ट है आपका, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम परफेक्ट डाउट है कि अगर कोई व्यक्ति सीईओ है तो फिर उस व्यक्ति को मैं मैनेजिंग डायरेक्टर कहूं या फिर मैनेजर कहूं। ये जो आपका डाउट है ना, ये अगले पेज पे हैंडल किया गया है, देख लीजिएगा। पेज नंबर 4 पे आइएगा, पेज नंबर 4 पे। यहाँ पर पहले होल टाइम डायरेक्टर की डेफिनेशन है, उसे हम थोड़ी देर के लिए भी रोक रहे हैं। पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की डेफिनेशन को देखते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या होता है। लॉ मेकर ने ऐसी डेफिनेशन लिखी है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की कि दिल तो करता है कई बार नज़र उतार लूँ, नज़र ना लग जाए। बड़ी प्यारी डेफिनेशन है। वो कहता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मीन्स एन ऑफिसर ऑफ अ कंपनी हु हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज सच बाय इट, यानी कि हर वो व्यक्ति जिसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाएगा वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। दिल कर रहा है कि नहीं नज़र उतारने का? दिल तो कर रहा है यहीं जाके झाड़ा लगवाना चाहिए। वाह क्या लिखा है लिखने वाले ने, बट अच्छा किया, आसान कर दिया, और क्या तारीफ करनी चाहिए। चलिए, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मीन्स एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु हैज बीन डेजिग्नेटेड एज सच। कोई भी व्यक्ति जिसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाए वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। ग्रेट, आगे इस डेफिनेशन का एनालिसिस मैंने देखा। मैनेजिंग डायरेक्टर में को भी मैंने कहा कि उसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नाम से पुकार सकते हो। फिर मैंने कहा मैनेजर को भी आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नाम से पुकार सकते हो। जब आप मैनेजिंग डायरेक्टर को भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कह सकते हो, मैनेजर को भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कह सकते हो, तो फिर अगर कोई व्यक्ति चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंपनी में है तो वो एमडी है या मैनेजर है, ये कैसे पता लगेगा? आइए समझना शुरू करते हैं। मैं कहता हूं जी ये एनालिसिस चल रहा है, केवल एनालिसिस पोर्शन है, ध्यान रखिएगा। सपोज इफ मिस्टर डी इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है।
नाउ वेदर टू ट्रीट हिम एज अ एमडी और मैनेजर, ये क्वेश्चन आपके सामने है कि आप उसे एमडी कहेंगे या मैनेजर कहेंगे। तो बड़ी सीधी सी बात है, क्वेश्चन का समाधान ये है कि पहले तो अगर वो डायरेक्टर नहीं है, अगर वो डायरेक्टर नहीं है तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर तो हो नहीं सकता। अगर वो डायरेक्टर नहीं है तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर तो हो नहीं सकता। तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, कैन बी ट्रीटेड एज मैनेजर। तो वो केवल मैनेजर हो सकता है, कैन बी ट्रीटेड एज मैनेजर। ठीक हो गई बात, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर तो होगा नहीं, तो वो केवल मैनेजर कहलाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। आगे बढ़ते हैं। बट समस्या तब आती है अगर वो व्यक्ति डायरेक्टर है। अगर वो व्यक्ति डायरेक्टर है तो ध्यान रखना, मैनेजिंग डायरेक्टर तो डायरेक्टर होता ही है, मैनेजर डायरेक्टर भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। तो अगर वो डायरेक्टर है तो वो एमडी भी हो सकता है या फिर मैनेजर भी हो सकता है। तो अब मुझे कैसे पता लगेगा, ये आपको रिसर्च करने की जरूरत है नहीं, बड़ी सीधी सी बात है। एग्जामिनर कभी भी आपको देगा तो वो आपको ये जरूर देगा कि वो व्यक्ति पावर्स किसकी होल्ड करता है। अगर वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और वो पावर होल्ड करता है एमडी की, इफ ही होल्ड द पावर्स ऑफ द एमडी देन ही कैन बी ट्रीटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर। बट अगर एग्जामिनर आपको कहता है कि इफ ही होल्ड द पावर ऑफ मैनेजर तो ही कैन बी ट्रीटेड एज मैनेजर। क्लियर हो गई थी बात। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एमडी भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, इट डिपेंड कि वो किसकी पावर होल्ड कर रहा है। अगर उसके पास एमडी की पावर है, एमडी की पावर कौन सी होती है, मैं कह सकता हूं एमडी की पावर कौन सी होती है, याद करो, डेट इज सब्सटेंशियल पावर ऑफ द मैनेजमेंट होती है। एमडी के पास कौन सी पावर होती है, सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट, डेट इज, लिख लीजिएगा, सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, मैनेजर के पास कौन सी पावर होती है, डेट इज 100% पावर्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके पास 100% पावर ऑफ मैनेजमेंट होती है। तो डिपेंड करता है कि अगर वो व्यक्ति एमडी की पावर होल्ड करता है तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, और अगर वो मैनेजर की पावर होल्ड करता है तो वो व्यक्ति जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो मैनेजर है। क्लियर हो गई थी बात। अब सवाल उठा, सर अगर मैं कहता हूं एग्जामिनर ने दिया ही नहीं हमें कि वो कौन सी पावर होल्ड करता है, तो आप सूटेबल एजम्पशन अपने आप ले सकते हैं। और एजम्पशन कैसे लेते हैं, आगे कई चल के आपको सवाल मिलेंगे। आगे जब एडवांस चैप्टर आएगा ना बोर्ड मीटिंग का, वहां पर हम देखेंगे कई सवाल हम ऐसे करेंगे। ठीक हो गई थी बात। चले, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वेदर इट इज पॉसिबल टू हैव 2 CEO एट अ सेम टाइम। इस क्वेश्चन का आंसर अभी मुझे देना है, बट फिलहाल मैंने 2 डेफिनेशन आपको करवाई, एक करवाई मैनेजिंग डायरेक्टर की और एक आपको करवाई मैनेजर की डेफिनेशन। अब हम इन दोनों डेफिनेशन को, हमने इंग्लिश टू हिंदी तो समझ लिया, बट अब इन दोनों डेफिनेशन का हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं कि इनको इन डेप्थ समझने जा रहे हैं कि इनका इन डेप्थ एनालिसिस क्या होगा। चलिए मेरे साथ इनका इन डेप्थ एनालिसिस अपन लोग शुरू करते हैं। इनका इन डेप्थ एनालिसिस करने से पहले, इनका इन डेप्थ एनालिसिस करने से पहले हम एक और काम करेंगे। वो क्या, कि अपन लोग एक एनिमेशन देखेंगे। तो मैं आपके सामने एक एनिमेशन ला रहा हूं, आप उस एनिमेशन को ध्यान से देखिएगा, इससे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। एनिमेशन दिखाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक सवाल, आपको क्या लग रहा है ज्यादा ताकतवर कौन है, एमडी ज्यादा ताकतवर है या मैनेजर ज्यादा ताकतवर है? सवाल मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आपको क्या लग रहा है ज्यादा ताकतवर कौन है, एमडी ज्यादा ताकतवर है या मैनेजर ज्यादा ताकतवर है? आपको क्या लग रहा है? इस सवाल के साथ मैं आपको एनिमेशन की तरफ मोड़ रहा हूं, देखिएगा एनिमेशन को ध्यान से। और राम, क्या हाल चाल, कहाँ पे आजकल? यार बस सब सही है अपना तो। आजकल हम तो मैनेजिंग डायरेक्टर है ना आईटीसी में। और तुम बताओ तुम कहाँ हो? यार मैं भी अब पोपली इंडस्ट्रीज में मैनेजर हूँ। ओह, दुख हुआ सुन के कि तुम मैनेजर ही रह गए बस। राम तुम सही तो हो ना, मैनेजर तो मैनेजिंग डायरेक्टर से बड़ा होता है।
लगता है तुम वो सब भूल गए जो सीए करते हुए पढ़ा था। तो राम लग जाए शर्त फिर। बिल्कुल लग जाए, चलो। ठहरो राम बेटा, तुम गलत कह रहे हो। आप हैं कौन? हम हैं कंपनी लॉ। तो बताएं मैं गलत कैसे हुआ? बेटा राम, मैनेजिंग डायरेक्टर वो होता है जिसे या तो कंपनी के आर्टिकल के द्वारा या फिर एग्रीमेंट के द्वारा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा और या फिर मेंबर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। सर ये बताइए कि बड़ा कौन हुआ, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर? बेटा बड़ा तो मैनेजर ही होता है। वो कैसे? बेटा मैनेजिंग डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जिसके पास सब्सटेंशियल पावर होती है मैनेजमेंट की। तो फिर तो बड़ा वही हुआ ना? नहीं बेटा नहीं, मैनेजर एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जिसके पास लगभग सारी पावर्स होती हैं कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड। हे कंपनी लॉ, हमें और ज्ञान दे। ये क्लियर नहीं हो रहा कि मैनेजर कैसे बड़ा हुआ। बेटा एक तरफ जहां मैनेजिंग डायरेक्टर्स सब्सटेंशियल पावर्स रखता है, जिसका मतलब कंपनी में ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो ये पावर रखे, वहीं दूसरी ओर मैनेजर लगभग सारी पावर्स रखता है, मतलब कंपनी में एक से ज्यादा तो मैनेजर हो ही नहीं सकता। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। और राम? जी जी, तो कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है? मैनेजिंग डायरेक्टर बड़ा आदमी हुआ या मैनेजर? प्रेरणा तो ये मिलती है सर कि मैनेजर ज्यादा बड़ा व्यक्ति हुआ। हाँ, बात ठीक भी है भाई साहब। मैनेजर के पास 100% पावर होती है मैनेजमेंट की, और मैनेजिंग डायरेक्टर के पास सब्सटेंशियल मतलब बहुत सारी क्या डिफाइन नहीं किया लॉ मेकर्स ने, बहुत सारी। तो बस यही लिखा कि मैनेजिंग डायरेक्टर के पास बहुत सारी पावर होती है। बहुत सारी का मतलब, अब लॉ मेकर ने डिफाइन नहीं किया बहुत सारी का मतलब क्या है, परंतु मैनेजर को डिफाइन किया कि उसके पास 100% पावर है। 100% पावर या ऑलमोस्ट 100% पावर है मैनेजर के पास, मैनेजमेंट से रिलेटेड। समझ आई बात? तो ताकतवर कौन हुआ? मैनेजर। यानी कि दूसरे शब्दों में जैसे यहां दिखाया गया, क्या एक कंपनी में एक से ज्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं? हां, लाइक आईटीसी 6 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। बट क्या मैनेजर एक से ज्यादा हो सकता है? नो, क्योंकि एक म्यान में एक से ज्यादा तलवार हो कहां सकती है मेरे भाई? एक म्यान में एक ही तलवार होती है, और अगर एक ही तलवार होती है तो मैनेजर एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा तो मैनेजर हो ही नहीं सकता। एक से ज्यादा मैनेजर तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए, हमने जितना भी कॉन्सेप्ट किया, हम एक बार इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं जो एनालिटिकल एंगल से बनाए गए हैं। अब हम उन सबका एनालिसिस करना शुरू करते हैं। देखिएगा आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ रहे होंगे, आएगा। इन क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये रहा कंबाइंड एनालिसिस। अपनी बुक में आप लिखिएगा मेरे साथ। मैं उठा रहा हूं ब्लू कलर का पेन। मेरे साथ एक एक पॉइंट का एनालिसिस करना। बताइए, डेफिनेशन को एनालाइज करने के बाद, कंपनी कैन हैव 2 MD एट अ सेम टाइम। क्या ये पॉसिबल है? यस। 2 लोगों के पास 2 लोग हैं, दोनों के पास सब्सटेंशियल पावर है। द आंसर इज यस।
फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कौन सा, आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल आईटीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दे आर द परफेक्ट एग्जाम्पल। आगे, कंपनी कैन हैव टू मैनेजर एट द सेम टाइम, एक म्यान में दो तलवारें पॉसिबल हैं? हो ही नहीं सकता, नो। एक म्यान में दो तलवार, that is two person with 100% पावर। एक के पास जब 100% पावर आ गई तो दूसरे के लायक बची कहां, दूसरे के लायक बची कहां, तो हो ही नहीं सकता। कैन कंपनी हैव टू मैनेजर एट द सेम टाइम? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, कंपनी कैन नॉट हैव टू मैनेजर्स एट द सेम टाइम। ओके, इज इट पॉसिबल दैट कंपनी कैन हैव वन एमडी एंड वन मैनेजर? सोच के देखो, एक एमडी एक मैनेजर, क्या ये पॉसिबल है? नो। भाई साहब, अगर मैनेजर है तो 100% पावर उसके पास है, और अगर 100% पावर है तो मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए पावर बची कहां? मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए पावर बची कहां? नहीं बची। तो अगर जिस कंपनी में मैनेजर है वहां एमडी भी नहीं हो सकता, जब मैनेजर है तो वहां मैनेजर भी नहीं हो सकता, एमडी भी नहीं हो सकता, क्योंकि एमडी को भी तो सब्सटेंशियल पावर देनी है ना। देने लायक है कहां? देने लायक आपके पास है कहां? क्या आपके पास पावर है क्या देने लायक? नहीं। और अगर आपके पास देने लायक पावर है ही नहीं तो आप एमडी को क्या देंगे? बाबा जी का ठुल्लू। तो इसलिए अगर मैं कह सकता हूं कि कंपनी में मैनेजर है तो फिर ना अगला मैनेजर आएगा ना अगला मैनेजिंग डायरेक्टर आएगा। क्लियर हो गई बात? तो कंपनी कैन हैव वन एमडी एंड वन मैनेजर? द आंसर इज नो। यही बात हम सेक्शन 196 में, और बहुत आगे चल के ये तो हाँ वहां पढ़ेंगे, सेक्शन 196 में जाके ये बात पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आगे बढ़िएगा। कहता है मिस्टर डी, that is a director and MD of the company, resigned as a director. Mr. D, that is director and MD of the company, resigned as a director. Whether he can continue as a MD? Mr. D, जो कि डायरेक्टर है and MD भी है, उसने डायरेक्टर के रूप में रिजाइन कर दिया, क्या वो कंटिन्यू कर सकता है एज MD? सोच समझ के बताना। डी एक डायरेक्टर है, MD भी है, रिजाइन कर दिया डायरेक्टर के रूप में, whether he can continue as a MD? The answer is absolutely no. क्योंकि एमडी होने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी है, एमडी होने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी है, और अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टर ही नहीं है तो क्या वो एमडी हो सकता है? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। सिंस एमडी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 54 मीन्स डायरेक्टर्स। तो भैया बड़ी सीधी सी बात है, अगर आप डायरेक्टर नहीं हो तो आप एमडी हो ही नहीं सकते, अगर आप डायरेक्टर नहीं हो तो आप एमडी हो ही नहीं सकते। क्लियर हो गई इतनी बात? अरे बोलो ना हाँ। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर डी, दैट इज डायरेक्टर एंड एमडी ऑफ द कंपनी, रिजाइंड एज एमडी। मिस्टर डी जो कि डायरेक्टर भी है एंड एमडी भी है कंपनी का, रिजाइन कर दिया एमडी के रूप में। Whether he can continue as a director? The answer is yes. The answer is yes. मिस्टर डी जो डायरेक्टर भी है एंड एमडी भी है कंपनी का, उसने एमडी के रूप में रिजाइन किया, क्या वो डायरेक्टर के रूप में कंटिन्यू कर सकता है? हाँ। अरे भैया, अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो और डायरेक्टर के रूप में रिजाइन करोगे तो एमडी के रूप में भी गए, परंतु अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो और एमडी के रूप में रिजाइन किया तो डायरेक्टर तो चल ही सकते हो ना, डायरेक्टर तो चल ही सकते हो ना, उसमें क्या दिक्कत है? तो whether he can continue as a director? The answer is absolutely yes. क्योंकि एमडी बनने के लिए डायरेक्टर बनना जरूरी है, परंतु डायरेक्टर बनने के लिए एमडी बनना थोड़े ना जरूरी है। अरे बोलो ना हाँ। चलो आगे।
whether a director can become manager? The answer is yes. अभी हमने मैनेजर की डेफिनेशन पढ़ी जिसमें कहा गया मैनेजर मीन्स एन इंडिविजुअल हु कैन और हु कैन नॉट बी अ डायरेक्टर, जो कोई भी हो सकता है, डायरेक्टर हो या ना हो. यस, सिंस मैनेजर means an individual who may or may not be a director. तो मैनेजर का मतलब है वो इंडिविजुअल जो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, क्या, अ डायरेक्टर. ठीक हो गई इतनी बात. और आगे बढ़ते हैं, अगला एनालिसिस कीजिएगा. वो कहता है मिस्टर डी इज अ डायरेक्टर एंड मैनेजर ऑफ द कंपनी. मैनेजर भी है, डायरेक्टर भी है. रिजाइंड एज अ डायरेक्टर, डायरेक्टर के रूप में रिजाइन कर दिया है. वेदर ही कैन कंटिन्यू एज अ मैनेजर, मिस्टर डी जो डायरेक्टर भी है और मैनेजर भी है, डायरेक्टर के रूप में रिजाइन किया, कैन ही कंटिन्यू एज अ मैनेजर? द आंसर इज यस. क्यों? क्योंकि मैनेजर मे और मे नॉट बी अ डायरेक्टर. एज मैनेजर मे और मे नॉट बी अ डायरेक्टर. ठीक हो गई थी बात. बढ़ सकते हैं आगे. चले, कम टू द लास्ट एग्जाम्पल कॉल्ड एज एग्जाम्पल नंबर 8, जो कहता है मिस्टर डी डेट इज अ डायरेक्टर एंड मैनेजर ऑफ द कंपनी रिजाइंड एज अ मैनेजर. मिस्टर डी जो डायरेक्टर भी है और मैनेजर भी है कंपनी का, उसने मैनेजर के रूप में रिजाइन कर दिया है. वेदर ही कैन कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर, वेदर ही कैन कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर, क्या वो डायरेक्टर के रूप में कंटिन्यू कर सकता है? मिस्टर डी जो कि डायरेक्टर एंड मैनेजर है कंपनी का, उसने मैनेजर के रूप में रिजाइन किया है. वेदर ही कैन कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर, द आंसर इज हाँ, कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है. मिस्टर डी जो डायरेक्टर भी है, मैनेजर भी है, मैनेजर के रूप में रिजाइन कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है. ही कैन कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर, द आंसर इज यस. नो इश्यू एट ऑल. आई होप कोई दिक्कत नहीं है. आगे बढ़ सकते हैं. चले, तो ये हमारा एनालिसिस पोर्शन खत्म हुआ मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर के डेफिनेशन पर. हम आते हैं एक अगले इंपॉर्टेंट व्यक्ति की तरफ जिसका नाम है होल टाइम डायरेक्टर. आएगा होल टाइम डायरेक्टर के डेफिनेशन पर हम आए. पैरा नंबर 1.3a होल टाइम डायरेक्टर के डेफिनेशन, पैरा नंबर वाइज चलिएगा. पैरा नंबर 1.3a पे आ जाइएगा. होल टाइम डायरेक्टर सेक्शन 2 क्लॉज 94 होल टाइम डायरेक्टर को डिफाइन करता है. अच्छा, वैसे इन शब्दों को ना बड़े धीरे से पढ़ना. होल, होल संपूर्ण, टाइम समय, डायरेक्टर संपूर्ण समय का डायरेक्टर. यानी कि एक ऐसा डायरेक्टर जो संपूर्ण समय के लिए काम करे, जो पूरे समय के लिए काम करे, वो होल टाइम डायरेक्टर है. एक ऐसा डायरेक्टर जो पूरे समय के लिए काम करे, वो होल टाइम डायरेक्टर है. एज सिंपल एज दैट. बढ़ सकते हैं. चले, तो होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स, अ डायरेक्टर इंक्लूड्स अ डायरेक्टर इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी. जो सुबह कंपनी में आए, लंच बॉक्स साथ में लेकर आए, दोपहर का लंच यहीं करे, शाम को स्नैक्स खा के जाए, उसे होल टाइम डायरेक्टर कहते हैं, संपूर्ण समय का. याद करो पार्टनरशिप एक्ट के दिनों की बात, तो हम इसे एक्टिव पार्टनर कहा करते थे एक व्यक्ति को. ये बिल्कुल वैसा ही है, एक्टिव पार्टनर की तरह, जो सुबह से लेकर शाम तक कंपनी में ही रहता है. तो होल टाइम डायरेक्टर, ये मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर के अलावा होते हैं. द आंसर इज यस. क्योंकि ये सुबह से लेकर शाम तक कंपनी में बैठे रहते हैं. दे आर आल्सो कॉल्ड एज, इनका एक और नाम भी है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स.
हालांकि ये लीगल टर्म तो नहीं है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, बट इन रियल वर्ल्ड दे आर आल्सो कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। रियल वर्ल्ड में इन लोगों को अपन लोग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नाम से भी पुकारते हैं। आई होप कोई दिक्कत नहीं है। चले, तो अभी तक आपने मैनेजिंग डायरेक्टर समझा कौन है, डायरेक्टर समझा कौन है, मैनेजर समझा कौन है, होल टाइम डायरेक्टर समझा कौन है। अब मेरी अगली टर्म जो समझने वाली आ रही है वो है KMP, की मैनेजरियल पर्सन। की मैनेजरियल पर्सन क्या होता है? की मैनेजरियल पर्सन कौन होता है? देखिएगा, की मैनेजरियल पर्सन की डेफिनेशन आपके सामने है। वो कहता है की मैनेजरियल पर्सन मींस, हालांकि आगे लिखा हुआ है कनेक्टेड विद सेक्शन 203 सबसेक्शन 1। कनेक्शन बाद में देखेंगे, जब मैं सेक्शन 203 सबसेक्शन 1 कराऊंगा ना तो इस पेज को दोबारा आपके सामने रखूंगा, बट वो बाद में देखेंगे जब कनेक्शन होगा। बट फिलहाल की मैनेजरियल पर्सन क्या होता है, इसमें आते हैं कौन कौन? द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और MD और मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, द होल टाइम डायरेक्टर, CFO। ये सारे नाम तो अब सुने सुनाए हैं। कौन कौन से हैं देखिएगा, CEO सुना हुआ है, MD सुना हुआ है, मैनेजर सुना हुआ है, CS सुना हुआ है, होल टाइम डायरेक्टर सुना हुआ है। ओके, और कौन कौन आया? CFO, एक नया नाम आया CFO, मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और फिर कहता है सच अदर ऑफिसर not more than one level below the director who is in the whole time employment designated as a KMP by the board। वो डायरेक्टर जो होल टाइम डायरेक्टर हैं उनसे एक लेवल से ज्यादा नीचे नहीं होंगे। अब ये क्या है, ये समझने के लिए, इस लाइन को समझने के लिए पहले तो मुझे ये समझना चाहिए कि KMP नाम के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लॉ मेकर्स को क्या जरूरत पड़ी। पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। रेड पेन का यूज कर रहा हूं, यानी कि एनालिसिस है, कोने में लिख देना, ये जो बुक का पोर्शन है ना, यहां पर थोड़ी सी ड्राइंग बना देना। कंपनी का नाम है पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन था? अमित पोपली। कंपनी गुड्स सप्लाई करती थी इंडिया से लेकर विदेशों तक को। हालांकि मैंने ड्राइंग की 10 साल तक प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है, मगर फिर भी थोड़ा सा केरला और कर्नाटका थोड़ा सा इधर हो गए। खैर चलो, मोर और लेस ये हमारा मैप है, ऑलमोस्ट मैप है। अब हालांकि USA यहाँ है, मगर मेरे पास जगह अब यहाँ है तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ USA। चलो जी, इंडिया से माल USA जाता था, यहाँ पेमेंट आती थी डॉलर्स के अंदर। अगर आप इस लेवल की ड्राइंग ना बना पाए घबराना मत, क्योंकि मैंने कहा 10 साल का सर्टिफिकेट है मेरे पास। अब USA में पेमेंट जाती थी और USA में माल जाता था और पेमेंट डॉलर्स के अंदर आती थी। अब जब डॉलर्स में पेमेंट आती थी तो ये डॉलर्स उठा के ना जमा कराने पड़ते हैं किसके पास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। ये RBI के पास ये डॉलर्स जमा होते हैं। जिस दिन रियलाइज करते हो उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको डॉलर्स को जमा करना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। ठीक हो गया इतनी बात, और आगे बढ़ते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर ये मैं हूं। एक मिनट पहले बाल बना दूं, बहुत जरूरी है भाई वो, क्योंकि लोग कहते हैं सर आप गंजे नजर आते हो। ऐसे लोगों को माकूल जवाब देने के लिए मैं जरा रुक जाओ। ये मैं हूं, ठीक है ना? अब सुनना जी, बड़ी सीधी सी बात है। मैं अकेली जान विदेशों में कस्टमर भी ढूंढूं मैं ही, बिजनेस भी बढ़ाऊं मैं ही, क्रेडिटर्स को भी देखूं मैं ही, बैंक्स को भी देखूं मैं ही, एम्प्लॉयज को भी देखूं मैं ही, हर चीज देखूं मैं ही, और डॉलर जमा करने के लिए लाइनों में लगूं मैं ही।
क्या ये गलत नहीं है? आप वहां बैठे बैठे सुन रहे हैं, बोलो ना मन से कि गलत है। क्या ये गलत नहीं है? गलत है गलत है। सारा काम मेरे जिम्मे, मैं अकेली जान क्या क्या करूंगा? तो इसके लिए मैंने कंपनी में सीएफओ अपॉइंट किया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अब वो अगर नालायक निकला तो कसूर मेरा है, अगर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नालायक निकला तो क्या कसूर मेरा है? नहीं। इसलिए लॉ मेकर्स ने कहा कि पोपली साहब, हर चीज में तुम्हारा थोड़े ना कसूर है, तुम्हारे अलावा भी कंपनी में कई इंपॉर्टेंट लोग हैं। तो वो कौन से लोग इंपॉर्टेंट हैं? उन इंपॉर्टेंट लोगों को डिफाइन करने के लिए ही डेफिनेशन ने जन्म लिया, जिसका नाम है की मैनेजरियल पर्सन। अब इसमें कौन कौन आते हैं? एमडी तो आता ही है, मैनेजर तो आता ही है, सीईओ तो आता ही है, होल टाइम डायरेक्टर भी आता है, सीएफओ भी आएगा और सीएस भी आएगा। सर ऑडिटर नहीं आएंगे? नहीं, क्योंकि ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति है। ठीक हो गई बात? आगे और कौन आएगा? और आएगा होल टाइम डायरेक्टर से एक लेवल नीचे का वो व्यक्ति। होल टाइम डायरेक्टर से एक लेवल नीचे कौन कौन से व्यक्ति होते हैं? आपने कई बार नाम सुना होगा, ही इज अ वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, ऐसे बड़े बड़े डेजिग्नेशन जो लेके बैठे हुए ना, ही इज अ जनरल मैनेजर। माय गॉड, ऐसे भयंकर डेजिग्नेशन जो लेकर ये लोग बैठे हुए हैं, ये लोग, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बने हैं अभी, बट उनसे एक लेवल नीचे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं आईसीआईसीआई बैंक में काम करता था तो मेरा बॉस रिपोर्ट करता था अपने बॉस को, उसका बॉस रिपोर्ट करता था उसके बॉस को। मतलब मेरे से 5 लेवल हियरार्की ऊपर आता था, हमारे बिजनेस हेड आते थे, बिजनेस हेड। और हमारे बिजनेस हेड कौन थे? वो जनरल मैनेजर लेवल के थे। यानी कि आईसीआईसीआई बैंक, आई एम टॉकिंग अबाउट 2005, 2005 की घटना बता रहा हूं। हमारे जो मेरे 5 लेवल ऊपर जो मेरे सुपर डुपर पुपर बॉस थे, वो जनरल मैनेजर लेवल पे थे, और वो होल टाइम डायरेक्टर भी नहीं थे, एंड ही वाज द बिजनेस हेड। तो क्या आपने पूरे बिजनेस के लिए, यानी कि पूरे डिपार्टमेंट, बिजनेस हेड मतलब पूरे डिपार्टमेंट के हेड हैं, क्या आपने पूरे कंसर्न डिपार्टमेंट के काम के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होंगे? द आंसर इज, लॉ ने कहा हाँ। और इसलिए ये लाइंस इंसर्ट की गई कि वो लोग जो कि एक लेवल नीचे के ना हो, मतलब बहुत नीचे भी नहीं उतरना, केवल एक लेवल नीचे उतरना है, नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो, यानी कि एक लेवल बिलो तक जाना, उससे और ज्यादा नीचे मत जाना, बस एक लेवल नीचे जाना। ठीक है, कोई देर बात? चले, और फिर लिखा सच अदर ऑफिसर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। अब प्रेस्क्राइब्ड कौन है? ये अभी तक प्रेस्क्राइब नहीं है, बट एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कोप अपने लिए रख रखा है कि जब भी चाहो तो प्रेस्क्राइब कर देंगे फर्दर। जैसे ये पॉइंट नंबर 5 भी है, अभी प्रेस्क्राइब हुआ है कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2017 के द्वारा, ओरिजिनल कंपनी एक्ट में ये नहीं था, तो फिर इनको प्रेस्क्राइब किया गया, यहाँ पे डाल दिया गया। ऐसे कभी और महसूस हुआ एक लेवल और नीचे जाने की जरूरत हुई तो एक लेवल और नीचे चले जाएंगे और डेफिनेशन को और बड़ा कर देंगे। ठीक हो गई थी बात? चले, तो अभी तक हमने क्या समझा? आज ब्रेक से पहले मैं कह सकता हूं, आज हमने ब्रेक से पहले आज क्या क्या समझा? हमने समझा कि डायरेक्टर कौन होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होते हैं, मैनेजर कौन होते हैं, होल टाइम डायरेक्टर कौन होते हैं, सीईओ कौन होते हैं, और फिर हमने समझा केएमपी कौन होता है। ये बेसिक टर्म्स समझने के बाद अब मैं शुरू करूंगा पहला सेक्शन, कॉल्ड एज सेक्शन 149। हम एक ब्रेक लेंगे, 5 मिनट का ब्रेक होगा, और ब्रेक के बाद फिर हम क्लास को शुरू करेंगे, जिसमें मैं पहला सेक्शन उठाऊंगा आपका, जिसे नाम दिया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। तो हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।